नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे बीजेपी की बिल्कुल नई चुनावी रणनीति पर। आप भी सुनकर चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि सालों भर यानी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के संगठन में लगे हुए नेता, या यूं कहें कि पूरी बीजेपी कभी शांत नहीं बैठती है। एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि दूसरे चुनाव में लग जाती है। इस बात को आप और हम सब समझते हैं और जानते हैं, और कई बार मैंने भी खुद आपको बताया है, और कई सारे उदाहरण भी इसके पहले मैंने आपको पेश करके समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन इस बार बीजेपी ने बिल्कुल नई रणनीति बनाई है, क्योंकि आगे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के निशाने पर है, फिर तमिलनाडु, केरल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असम में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी मजबूत तो है, यानी बीजेपी संगठन के तौर पर मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ती है। आपने पीछे बंगाल विधानसभा के चुनाव को देखा होगा कि बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी और पार्टी ने सीटें भी वहाँ ठीक ठाक जीती। बिहार में गठबंधन की सरकार है। इसके बाद केरल की अगर बात कर लें या तमिलनाडु की, तो वहाँ लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश रहती है कि उसके राजनीतिक जमीन का विस्तार हो और राजनीतिक पांव उसका जम जाए। इसके लिए बीजेपी लगातार वहाँ काम करती है, और बीजेपी को पूरी तरीके से समर्थन इन राज्यों में संघ का मिलता है, क्योंकि संघ के बगैर बीजेपी दक्षिण भारत में तो काम कर ही नहीं सकती, बंगाल में भी नहीं कर पाती है, और बिहार में भी बीजेपी के लिए संघ अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से ही रणनीति बनाकर मैदान में उतर चुका है, और उस पर बीजेपी और की जो कार्यकर्ता और नेता और रणनीतिकार हैं उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी रणनीति है जिस पर अमल भी शुरू हो गया है, और बिल्कुल नायाब है, और नए तरीके से चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश बीजेपी ने की, और रिसर्च के बाद इस फॉर्मूले पर अमल शुरू किया है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि बीजेपी विकासवाद की राजनीति की बात करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास के मुद्दे को बीजेपी सबसे आगे लेकर चलती है, और खुद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो विकास के मुद्दे को सबसे पहले रखते हैं। लेकिन आप सबका अनुभव है, मेरा अनुभव है कि चुनाव चाहे जो कोई भी हो, बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड को खेलती ही है, और हिंदुत्व के अपने एजेंडे से कभी दूर नहीं जाती है, चाहे चुनाव कहीं का हो और चुनाव कोई भी हो। चूंकि हिंदुत्व बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है, और बीजेपी उससे अलग हट भी नहीं सकती। आपने देखा होगा कि चाहे इसके पहले जो भी विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के अपने कार्ड को खेली और खेलती भी है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। तो अब तक बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड को खेलने के लिए हिंदुत्व से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों को और एजेंडों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती थी, और उसी को आगे बढ़ाती थी, और पार्टी को कई जगह सफलता भी मिली और सफलता मिलती भी है। इन्हीं मुद्दों के बल पर 2 से लेकर के और केंद्र में लगातार सरकार तक बीजेपी पहुंची है। उन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी जहां कभी कल्पना खुद पार्टी के पहले नेता नहीं करते थे। तो तमाम बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व का एजेंडा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी का है, वो एक बीच में है, कोर में है, उसे नहीं बीजेपी हटा सकती, और हटाकर सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन अब पार्टी को ऐसा लगा, और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और संघ को लगा कि जैसे बिहार राज्य है, वहाँ गठबंधन की सरकार है, क्या बीजेपी की अकेले सरकार नहीं बन सकती? क्या पश्चिम बंगाल में पार्टी सफल नहीं हो सकती? क्यों नहीं पार्टी सफल होगी? क्या केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में बीजेपी जो है वो अपना पाँव नहीं जमा पाएगी? आखिर इसके लिए किया क्या जाए? तो जैसा मैंने कहा कि हिंदुत्व का कार्ड, तो अब तक मुद्दों और एजेंडों के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड को खेलती रही। लेकिन अगर बिहार की ही बात कर ले, जहां चुनाव होने हैं आगे, और वहां पर पार्टी ने शुरुआत भी कर दी है, तो जहां जहां जातीय समीकरण को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां ये देखा जाता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का कार्ड है वो नहीं चल पाता है, बहुत हद तक कुंद हो जाता है। अगर बिहार कोई उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए, तो वहाँ लालू यादव यानी आरजेडी का जो मुस्लिम यादव गठबंधन है, और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, तो जब हिंदुत्व के कार्ड को बीजेपी खेलती है तो यादवों पे वो कम असर करता है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुत्व के कार्ड को पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जमकर खेला, लोकसभा चुनाव में खेला, लेकिन जातीय समीकरण, जातीय गठबंधन का जैसे ही मामला आता है, तो वहाँ हिंदुत्व का कार्ड जो है वो कुंद पड़ जाता है, वो बहुत कारगर साबित नहीं होता है। तो अब हुआ कि आखिर ये कारगर और साबित हो कैसे हिंदुत्व के कार्ड को कारगर किया जाए। इसके लिए बहुत सोच समझकर बीजेपी
यूं कहें कि संघ ने रणनीति तैयार की, बीजेपी को रणनीति दी गई, बीजेपी नेताओं के साथ कह सकते हैं कि मिलकर वो बनाई गई होगी। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि ये शुद्ध रूप से संघ ने इस रणनीति को तैयार किया कि पहले, आप भी सुनेंगे तो चौंकेंगे, कि पहले हिंदुत्व के अलख को जगाओ, और जब हिंदुत्व का अलख जगेगा और लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को यह एहसास होगा कि हम अलग अलग जाति नहीं हैं, हम हिंदू हैं, जब उनमें ये चेतना आ जाएगी तब हिंदुत्व के कार्ड को खेलो, तब उस पर वो इकट्ठा होंगे और जातीय समीकरण की राजनीति करने वाले तभी धाराशायी हो पाएंगे। तो अपने इस रणनीति, जो नई रणनीति बीजेपी की है कि अब पहले हिंदुत्व का कार्ड न खेलो, हिंदुत्व का अलख जगाओ, यानी बीजेपी की नई चुनावी रणनीति हिंदुत्व का अलख है और इस अलख को पार्टी ने बिहार में जगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद बीजेपी इस अलख को बंगाल तक ले जाएगी और वहाँ भी जगाएगी, फिर तमिलनाडु और केरल में भी पहले हिंदुत्व का अलग पार्टी जगाएगी और वहाँ लोगों को बताएगी कि बेशक भाषा अलग है, अलग अलग जातियाँ हो सकती हैं, संस्कृति थोड़ी अलग हो सकती है, एक ही राज्य में कई तरह की मान्यता है, एक ही गांव में कई तरह की मान्यता है, लोगों में अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं, उससे कुछ नहीं होता है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। तो इस अलग को पहले जगाओ और जैसे ये चेतना है तब फिर उन्हें किसी हिंदुत्व के मुद्दे और एजेंडे पर एक करो, तब जाकर चुनावी सफलता मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल नया रणनीति और कहें अब फार्मूला लेकर बीजेपी बिहार के चुनावी मैदान में उतर गई है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर तब पार्टी इस पर कर क्या रही है, इसे अमल में कैसे ला रही है। तो अब आपको हम समझाते हैं कि हिंदुत्व के अलख को जगाने के लिए एक तरफ तो आरएसएस के अलग अलग संगठन के लोग हैं, जो संगठन हैं उससे जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो हिंदुओं के बीच में ही काम करते हैं जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए, वो तो काम करेंगे। जैसे हिंदू जागरण मंच की कर लें, हिंदू सेवा मंच की कर लें, विश्व हिंदू परिषद की कर लें, बजरंग दल की बात कर लें, गोरक्षा सेवा दल की बात कर लें, जो तमाम तरह के हिंदू संगठनों के नाम आप भी जानते होंगे, जो लोग इस बात के लिए लगातार काम करते हैं कि जो सबसे बड़ी बुराई जातवाद की है, जिसकी वजह से हम बटे हुए हैं, वो ख़त्म हो, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं, सबकी ड्यूटी जो है वो तय कर दी गई है। तो अब हुआ कि इस अलख को जगाने के लिए जो धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े भगवताचार्य, भागवत कथा करने वाले आचार्य हैं, राम कथा करने वाले जो आचार्य हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं या कथाकार हैं, कथावाचक हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनका सहारा लिया जाए और उनके जरिए हिंदुत्व के अलख को जगाया जाए चुनाव के पहले। और तब तक चुनावी और राजनीतिक बात न की जाए जब तक जो बाबा लोग हैं, यानी जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, अगर वो जब मैदान में उतर रहे हैं, उनकी पंडालें लग रही हैं, जब वो वहाँ पर कथा भगवान की कर रहे हैं, हिंदू समाज को एक होने की अगर बात कर रहे हैं, तो उस समय राजनीति की बात ना करो, रणनीति का ये भी हिस्सा है। और उसके बाद जब पूर्ण होता है, लोगों में जब ये चेतना आती है कि नहीं भाई हम सब सनातनी हैं, सब में ये बोध आए, तब बताओ कि हम कैसे बटे हुए हैं और इस पर अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर आगे भविष्य हमारा ठीक नहीं है। वो रणनीति भी तय है कि फिर किन मुद्दों और एजेंडों के आधार पर पार्टी फिर उतरेगी और उनको बताएगी कि हमारा एक होना जरूरी है, जो बाकी पार्टियां हैं वो ठीक नहीं हैं। तो इस तीर के जरिए बीजेपी कई शिकार कर रही है और सबसे पहले जो शिकार जिनको बनाना बीजेपी चाह रही है, जिसकी वजह से बीजेपी का पांव अगर नहीं जम पा रहा है, अगर बिहार की बात कर लें या बंगाल की बात कर लें या दूसरे राज्यों की बात कर लें, वो है जो क्षेत्रीय पार्टियां जो जातीय आधार पर गठित हैं, संगठित हैं, उनका अपना समीकरण है, तो उसको तोड़ा जाए। तो सबसे पहले बीजेपी के निशाने पर वही पार्टियां हैं, वही संगठन है कि हिंदुत्व के अलख के जरिए उन्हें धाराशायी कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो या इतना कमज़ोर कर दो कि चुनाव में वो बहुत कारगर साबित न हो सकें, तभी हमें हमारी चुनावी सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। और बिहार में कमों बेश तो ये दिखाई देता ही है, क्योंकि बीजेपी अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरे तो उसे सीटें तो भरपूर मिलेंगी, विपक्ष की पार्टी बन जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। क्योंकि बिहार में अगर एक तरफ नीतीश कुमार का अपना जातीय समीकरण है, तो लालू यादव का भी अपना मजबूत जातीय समीकरण है। जैसे नीतीश और बीजेपी मिल जाते हैं तो लालू यादव कमज़ोर पड़ते हैं और वहाँ पर एनडीए की सरकार बन जाती है। अब चूँकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब बीजेपी की तैयारी है कि आगे किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता न पड़े, तो उसके लिए भी इस रणनीति पर बीजेपी ने अमल करना बिहार में शुरू कर दिया है। रणनीति बहुत पहले बनाई गई और उसके लिए संघ लगा हुआ है। हालांकि इस पूरी रणनीति में या पूरे कार्यक्रम में आपको कहीं भी संघ या संघ से जुड़े हुए
संगठन या उसके पदाधिकारी या नेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सोच समझकर इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। अगर कोई बाबा कहीं जा रहा है राम कथा करने के लिए, तो उसमें स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता या कोई बड़ा व्यक्ति ही आपको नज़र आएगा। हाँ, वो ठीक है कि वो जुड़ा हुआ संघ से या फिर बीजेपी से नज़र आएगा, लेकिन उसको इस ढंग से पेश किया जाएगा कि इन लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलकर के इस कथा का आयोजन कराया है। तो इसे आप कथा फॉर्मूला भी कह सकते हैं, बाबा फॉर्मूला भी कह सकते हैं, धर्म जागरण फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब बिहार का उदाहरण लीजिए कि सबसे पहले श्री श्री रविशंकर वहाँ पर गए और उन्होंने तमाम नेताओं से भी मुलाकात की, और जो वहाँ उनके भक्त हैं या जो उन्हें करना था उन्होंने वहाँ पर किया। तो दूसरी पार्टियों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी। शायद उन लोगों को इस बात की भनक लगी कि चुनाव है और बाबा आने लगे। उसके बाद आप देखें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, जो पूरी दुनिया में इस समय मशहूर हैं, बिहार में हैं और वो हिंदुत्व का अलख जगा रहे हैं। रामकथा करते हैं, दरबार लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देते हैं कि हम सनातनी हैं, अलग अलग जाति नहीं है, पहले इन जातियों को ख़त्म करो। और बागेश्वर धाम बालकृष्ण जो शास्त्री जी हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि हम इकट्ठा करें, लोगों को जाति से अलग हटकर हिंदू के नाम पर जोड़ें, सनातनी के नाम पर जोड़ें। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरुआत कहाँ से की बिहार में? लालू यादव के गृह जिले से, और उनका पांडाल कहाँ लगा? लालू यादव के गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर। यानी एक संदेश देने की कोशिश कि अगर लालू यादव की जातीय समीकरण को कमजोर करना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार कहाँ उतरे? तो बिहार के गोपालगंज जिले में, और वहाँ वो अलख जगा रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व के नाम पर एक हो, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम एक हैं, एक भगवान को पूजते हैं तो एक हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बाद अब बिहार देवकीनंदन ठाकुर जाने वाले हैं, और आप जानते हैं कि वो भी प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, भागवत कथा करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर वो काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं अपनी कथा में। अब वो बिहार वो भी जा रहे हैं। उसके बाद कई सारे बाबा वहाँ पर जाने वाले हैं, और बाबाओं की फहरिस्त है, लेकिन इसे अभी भी गोपनीय रखा गया है ताकि ये संदेश न जाए, ये जानकारी बाहर ना आए कि एक सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से बिहार में बाबाओं को भेजा जा रहा है तो यही कि पूरी योजना है, लेकिन एहसास न हो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, हर समाज के हर अलग अलग वर्गों में बाबा पहुँचे। और पूरी कोशिश ये रह रही है कि अलग अलग वर्ग और अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा बाबाओं को आमंत्रण मिले और वो लोग जाएं वहाँ पर, और ताकि संदेश ये जाए कि नहीं, इस समय इस समाज ने बुलाया, अगली जगह दूसरे समाज ने दूसरे बाबा को बुलाया था, भागवत कथा हो रही है, राम कथा चलो सुनने, राम कथा का आयोजन है, उसी तरीके से बड़े बाबा प्रवचन करने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से आयोजन पूरा हो रहा है और स्थानीय लोगों को ही उसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उस पर दूसरे जो विरोधी दल हैं उनको बहुत ज़्यादा बोलने का मौका न मिले। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कई सारे और भी बड़े भागवत कथाकार, राम कथा करने वाले संत और कथावाचक बिहार में अब से लेकर और जून जुलाई तक लगातार जाते रहेंगे, और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी कथा होगी, और उसके जरिए वो अपनी कथा तो करेंगे, कथा करने के लिए ही जाने जाते हैं और कथा करने ही कहीं जाते हैं वो, लेकिन उसके जरिए वो लोग हिंदुत्व के कार्ड को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सनातनियों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है, क्योंकि वहाँ के नेताओं को अब ये बात समझ में आ रही है शायद कि जानबूझ करके बाबाओं को बीजेपी यहाँ पर बुला रही है, इसलिए लगातार उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बाबाओं को यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है। और कहें तो आरजेडी की तरफ से और जो दूसरी विरोधी पार्टियां वहाँ पर हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं या जेडीयू के विरोध में हैं, उन लोगों की तरफ से बहुत कड़ा एतराज़ जताया जा रहा है। और जो मेरी जानकारी है कि इसके बाद यही फार्मूला पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा, उसके बाद यही तमिलनाडु और केरल में लागू किया जाएगा। तो चूँकि दक्षिण भारत है तो उत्तर भारत के बहुत सारे साधु संत वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाषा की समस्या आएगी, तो उसके लिए भी तैयारी है कि वहाँ उसी जो तमिल बोलने वाले या मलयाली बोलने वाले जो बड़े बड़े कथाकार हैं, जो वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी अपनी पहचान है, तो फिर वो लोग
उतरेंगे और कथा वाचन करेंगे और भाषा और जाति के आधार पर जो वहाँ पर एक गठबंधन देखने को मिलता है, उसके खिलाफ वो लोग एक अलख जगाने की कोशिश करेंगे कि हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं, तमिल बोलने वाले हैं तो क्या, हम हिंदी वालों से हम नफरत नहीं करते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी को लेकर यह है कि ये हिंदी क्षेत्र की पार्टी है, हिंदी बोलने वालों की पार्टी है और वहाँ की जो कुछ पार्टियाँ हैं इसकी राजनीति वहाँ पर करती हैं, तो उसको वहाँ इस हिंदुत्व के अलग से उसको भी जवाब देने की और मात देने की कोशिश, और केरल में भी। तो अब एक के बाद ये चलता रहेगा। तो इसी तरीके से आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि हिंदुत्व के अलग को जगाने के लिए चुनाव के पहले कई सारे बड़े बाबाओं का दौरा अलग अलग राज्यों में होगा। बड़े बड़े पंडाल लगेंगे जहां लाखों लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर उनका प्रवचन होगा। कार्यक्रम तो सिर्फ प्रवचन का ही होगा, लेकिन अगर व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने वाला अगर बोलता है तो लोग सुनते हैं। और आपने भी अनुभव किया होगा कि जो कोई भी कथावाचक हो वो सिर्फ कथा नहीं करता है, प्रवचन भी करता है, यानी अलग अलग मुद्दों पर वो लोगों को समझाता है और ज्ञान भी देता है। अब अनिरुद्धाचार्य की बात ले लें, जो मई महीने में बिहार जाने वाले हैं, यानी देवकीनंदन ठाकुर के बाद अनिरुद्धाचार्य जाएंगे। तो कथा तो करते ही हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका वो जवाब भी देते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहुत खुलकर बोलते हैं। तो ये जो बीजेपी का एक कह सकते हैं कि नया फॉर्मूला है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने बिहार में की है कि पहले हिंदुत्व का अलख जगाओ, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू समाज को इकट्ठा करो ताकि जातीय राजनीति करने वाली पार्टियां कमज़ोर पड़ें, अब फिर अपने हिंदुत्व के कार्ड को खेलो, तब जाकर सफलता मिल जाएगी। देखने में तो ये बहुत कारगर फॉर्मूला नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये कितना कारगर होता है इसके लिए तो विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस नए फॉर्मूले ने तमाम राजनीतिक दलों को तो चौंका ही दिया है और सोचने पर लोगों को मजबूर भी कर दिया है कि इसका काट किस तरीके से और क्या सामने लेकर आए। तो चलिए आगे फिर सियासत में मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।